नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट फॉर लर्निंग पर। मैं प्रशांत वर्मा लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए करंट अपडेट बीटीओपी तरफ जो कि रिलीज़ की गई है। जैसा कि मैक्सिमम छात्रों का डाउट था कि जो हमारा ऑनलाइन पेपर होने वाला है, अभी जो कल टाइम टेबल आया है उसके हिसाब से तो क्या क्या उसके गाइडलाइन होंगे, तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो हमारा है। आप देख सकते हैं कि जो सचिव प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के हैं, उनके द्वारा ये प्रेषित किया गया है। ठीक, तो इसमें सारा बताया गया है कि आपको क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करने होंगे, कैसे कैसे आपको पेपर देना होगा और क्या क्या किन किन प्रोटोकॉल के हिसाब से आप पेपर दे सकते हैं। ठीक, तो आप ये पीडीएफ अगर नहीं पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ पे आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ हम आपको आज के इस पूरी वीडियो में हम बताएंगे कि आपको क्या क्या पालन करना पड़ेगा और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी पड़ेंगी। ठीक, तो इस वीडियो में लगभग 15-20 गाइडलाइन दी गई हैं जिसको हम देखेंगे। आप देख सकते हैं आज ही का ये अपडेट है और 9/8/2021 का दिनांक जो दिया गया है 9/8/2021 का ही दिया गया है, लखनऊ से प्रेषित किया गया है। और जो इसका विषय क्या है, प्रावधिक शिक्षा परिषद के आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक 2021 परीक्षा के ऑनलाइन माध्यम कराने हेतु तो आवश्यक दिशा निर्देश। तो दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन जो थी वो जारी कर दी गई हैं। तो इसमें कहा क्या गया है, आप देखें क्या दिया गया है इसमें। इस गाइडलाइन में पहला गाइडलाइन हम देखते हैं क्या दिया गया है। यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो इंटरनेट की सुविधा उसको स्वयं कर लें। साथ ही में क्या कहा गया है कि किसी अन्य व्यक्ति की परीक्षा कक्ष में प्रवेश अनुमति नहीं होगी, यानी कि जिस टाइम तुम्हारा पेपर होगा उस टाइम एक रूम में अकेले ही तुम्हें रहना है, किसी दूसरे की अनुमति उसमें नहीं होगी। ठीक, ये तो पता चल जाएगा जब हम लोग का मॉक टेस्ट होगा उसमें क्या क्या इंटरफेस होते हैं या फिर क्या क्या गाइडलाइन आती हैं, तो उसमें भी तो कुछ पता चल जाएगा कि हाँ कितना सेंसिटिव ऐप हमारा है, कितना सेंसिटिव प्रोटोकॉल हमारे हैं। तो लेकिन जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि आपको पहले इंटरनेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके बाद ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपके जो रूम होगा उसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि जो आपका पेपर होगा वो प्रोक्टल अधिकारी जो होंगे, परीक्षा प्रोक्टल अधिकारी, उनके निगरानी में ही होगा, वो आपको हमेशा देखते रहेंगे, तो कोई ऐसी नॉइस नहीं आनी चाहिए। तो पहला ये हो गया कि आपका नेट व्यवस्था होनी चाहिए पूरी, और आपके रूम में जो जहाँ आप पेपर दे रहे हैं वहाँ पे अकेले तुम ही हो, जो अभ्यर्थी वही रहे, छात्र छात्रा ही रहे और कोई वहाँ पे ना रहे। ठीक, पहली गाइडलाइन ये हो गई। नेक्स्ट गाइडलाइन देखते हैं क्या दी गई है। दूसरी गाइडलाइन दी गई है। दूसरी गाइडलाइन में क्या कहा गया, दूसरी गाइडलाइन में कहा गया कमरे तथा परीक्षा स्थल जहाँ पे आप पेपर दे रहे हैं वहाँ पे इतना उजाला होना चाहिए कि दिन के जैसे उजाले लगे, यानी कि आप डिम लाइट में ना रहें, वहाँ पे जो लाइट हो इतनी रहे कि आपको लगे कि हाँ लाइट है, आपका फेस पूरा डिटेक्ट हो पा रहा है। ठीक, तो ये दिया गया है। और बाद में दिया गया है तो प्रकाश का स्रोत पीछे नहीं होना चाहिए, यानी कि बाई चांस लाइट उपलब्ध भी नहीं है तो आपके पीछे प्रकाश का स्रोत ना हो, ताकि आपका जो चेहरा है वो साफ साफ दिखाई दे, आपके फ्रंट से लाइट का सोर्स होना चाहिए। ठीक, तो ये इसमें दिया गया है। आप कहीं भी दे रहे हैं पेपर, यानी साइबर कैफे या कहीं किसी संस्थान में दे रहे हैं, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। ये दूसरी गाइडलाइन है। और भी दिया गया है इसमें, और साथ ही में इसे दूसरी गाइडलाइन में बताया गया कि आप वो लैपटॉप, वो मोबाइल, वो कंप्यूटर यूज़ करें जिसमें माइक्रोफोन तथा कैमरा एक्टिव हो, यानी माइक्रोफोन कैमरा अनिवार्य होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में जो ऑनलाइन परीक्षा में वो प्रतिभाग नहीं कर पाएगा, यानी कि जो आपको लॉगिन आईडी दी जाएगी वो उसमें इंस्टॉल नहीं होगी या फिर वो प्रतिभाग किसी न किसी तरीके से नहीं कर पाएगा अगर आपका कैमरा और माइक्रोफोन नहीं काम कर रहा है। ठीक, ये तो हो गई दूसरी गाइडलाइन। तीसरी गाइडलाइन क्या दिया गया, तीसरी गाइडलाइन दिया गया है आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना है, यानी कि जो आपको टेबल लेंगे उस पर कुछ लिखा ना हो, वो बिल्कुल क्लीन एंड सरफेस होना चाहिए। और उसके साथ साथ दिया गया है आप उस पर कोई डेस्क, उस मतलब कि आप अपनी डेस्क पे कोई पुस्तक, कोई बुक नहीं रख सकते हैं। बस अगर रख सकते हैं तो सिर्फ एक ब्लैंक पेज यानी सादा पेज रख सकते हैं जो कि रफ कार्य के लिए होगा। ठीक, सादा पेपर रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, स्केल रख सकते हैं, इरेजर रख सकते हैं। अगर बाई चांस किसी प्रोक्टर अधिकारी जो वहाँ बैठ के आपको देख रहा है, अगर उसको किसी पर डाउट होता है तो देख भी सकता है, तो आपको वहाँ पर अपना कैमरा ऑन करके उसको दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास ये कंपोनेंट यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक, तो आपकी डेस्क बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए, यानी साफ़ होनी चाहिए। तो दूसरा तीसरा प्रोटोकॉल दिया गया है। और इसमें जो रख सकते हैं आप एक रफ पेज रख सकते हैं और आप जो पेन पेंसिल वो रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा गाइडलाइन क्या दिया गया। चौथी गाइडलाइन दी गई है आपके आसपास या मेज़ की दीवार पर लिखना नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपके आसपास जो आप जिस कमरे में बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि आप कुछ मार्क कर लिए अपने दीवार पे या फिर अपने मेज़ पे या फिर कहीं पे, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं होना चाहिए जो नकल के या फिर कॉपी के राइट में आता हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा गया है जिस रूम में आप बैठे हैं वहाँ पे यथासंभव शांति ही होना चाहिए। आप टेलीविज़न, संगीत जैसी कोई ध्वनि अनुमति नहीं देंगे। जैसे ऐसे कुछ एप्लीकेशन को या फिर ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर को सुनाई दिया तो तुरंत वार्निंग आपको दे देगा। ठीक, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा कर दिया गया जब पाँचवा गाइडलाइन दी है आपको फॉर्मल परिधान में यानी फॉर्मल ड्रेस में बैठना है, अनुशासित होकर बैठना है कि
उस कंडीशन में आपको नहीं बैठना है कि आप बिल्कुल लोफर जैसे लगने लगो, ठीक। आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के बैठना है और एक अनुशासित नए डिसिप्लिन में बैठना है, ठीक। ऐसा कुछ आप वहाँ पे गाली गलौज या फिर ऐसी व्यवस्था ना हो कि कोई 4-5 दोस्त को बैठा लो वहाँ गाली गलौज या फिर बदतमीजी कुछ हो रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस में होता था डिसिप्लिन में बैठना रहेगा। एक वो प्रोटोकॉल नंबर 5 दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया 6 नंबर क्या दिया गया है, समस्त परीक्षाएं जो होंगी बहुविकल्पी होंगी। ये आपको बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि कैसे होंगे पेपर, तो जो 6 प्रोटोकॉल नंबर है 6 नंबर प्रोटोकॉल जो दिया गया उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो परीक्षाएं होंगी वो बहुविकल्पी होंगी, यानी MCQ टाइप होंगी और ऑनलाइन मोड से ही संपन्न कराई जाएंगी। आप लोगों का शायद डाउट क्लियर होगा। हम जो कल वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि भाई 90 मिनट का टाइम दिया गया तो ऑनलाइन ही पेपर होंगे, इसकी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन आज जो गाइडलाइन है उसमें भी ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया जो भी पेपर आप लोगों के होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे और MCQ टाइप होंगे, ठीक। तो 6 नंबर ये हमारा दिया गया है। नंबर 7 क्या दिया है क्वेश्चन गाइडलाइन 7 नंबर, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट यानी 6 सेमेस्टर जो स्टूडेंट हैं उनके जो क्वेश्चन संख्या होगी वो 50 होगी और जो टाइम होगा वो 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और साथ ही में जो 4th सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1 घंटे का होगा और उनके जो क्वेश्चन की संख्या होगी 25 क्वेश्चन होंगे। ये आपको जो टाइम टेबल नया अपडेट आया है उसमें भी ये दिया गया था, 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 1 घंटे का टाइम होगा। तो आप लोगों के लिए भी सही है और जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये सही है। टाइम भी अच्छा खासा है, बस आप लोग तैयारी करते रहिए। तो 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात जो इसका प्रोटोकॉल नंबर 8 दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो गलत क्वेश्चन का कोई नंबर नहीं कटेगा। आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे उनके आपके पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक। तो आप ये बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दें कि इसका कोई माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दिया गया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, 100% आपको क्वेश्चन करके आना। जिनमें 25 आ रहे हैं उनमें 25 क्वेश्चन, जिनमें 50 आ रहे हैं उनको 50 क्वेश्चन करके आना है। 8वां गाइडलाइन ये हमारी है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इससे भी निश्चिंत रहें। और आपके जो क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा, ऑनलाइन पेपर होंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। ये आपसे 6 से लेकर 8 तक गाइडलाइन दी गई है। नेक्स्ट गाइडलाइन हमारी क्या दी, गाइडलाइन नंबर 10। गाइडलाइन नंबर 10 में क्या दिया गया है, जो 10वां नंबर गाइडलाइन दी गई उसमें ये कहा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा है तो उचित स्पीड का इंटरनेट का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसकी उचित स्पीड होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा गलत ये किए हैं कि इनको ये बता देना लगभग मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए, लगभग 24 kbps या 21 स्पीड पे वो एप्लीकेशन जो होगा या फिर जो सॉफ्टवेयर होगा वो किस स्पीड पे ऑपरेट कर सकता है, यहाँ पे इनको मेंशन करना चाहिए कि हम लोग उसी कवरेज एरिया में जाके अपना जो परीक्षा देने के रूम होता है या परीक्षा देने के लिए जो स्पेस चुनते हैं हम उसी कवरेज एरिया, ऐसा नहीं कि हर जगह हमारा जो नेटवर्क स्पीड आती है वो सेम आती है। यहाँ पे थोड़ा डाउट बन गया है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, इनको मेंशन कर देना चाहिए कि हाँ जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इतनी स्पीड पे ऑपरेट करेगा, इससे ज़्यादा होगा तो और बेटर, लेकिन मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। तो आप उस जगह पे बैठ सकते हैं या फिर उस जगह उस कवरेज एरिया में आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत किया गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे फिर ऑप्शन इसमें दिया गया है कि किसी कारणवश अगर आपका इंटरनेट लैग कर जाता है तो 15 मिनट से ज़्यादा अगर आपका इंटरनेट बाधित हुआ है, मान लो 15 मिनट तक आप लॉगिन नहीं कर पाए हैं दोबारा से, आप 15 मिनट तक अगर नहीं लॉगिन कर रहे हैं उसके बाद अगर लॉगिन करें तो परीक्षा देने के लिए आपको परमिट तो किया जाएगा, परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन है। क्या दिया गया है, लिखिए यहाँ पे लिखा गया है, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो अनुत्तीर्ण प्रश्न यानी कि जिसको आप अटेम्प्ट नहीं किया, जिसका क्वेश्चन आप नहीं आंसर नहीं दिए हो, उनके अंक परिवर्तित हो सकते हैं। उसके बाद भी ये कहा गया है और उस क्वेश्चन में वो भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसको आप विवेचना है, तो यानी कि आप मतलब क्वेश्चन उस समय समझ नहीं आता है, आप सोचे थे कि हम लास्ट में करेंगे, वो भी क्वेश्चन आगे मिल सकते हैं, ठीक। मतलब क्रम चेंज होगा तो जो आप क्वेश्चन पीछे छोड़ें वो भी आपको आगे मिल सकते हैं, जो आगे आप छोड़ें उनका भी क्रम चेंज होता रहेगा, ठीक। और लास्ट में इसमें यही कहा गया है कि सभी छात्रों से अनुरोध है कि इंटरनेट की समुचित व्यवस्था बनाए रखें तथा वैकल्पिक व्यवस्था भी आप कर सकते हैं, यानी कोई साथ में आप दूसरा इंटरनेट की व्यवस्था कर लें, चाहे किसी का हॉटस्पॉट या फिर जैसी भी आपकी व्यवस्था हो वैसा आप कर सकते हैं। आप एडिशनल तरीके से आप अपना नेट रखे रहें, कभी कोई ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके बाद भी कहा गया है कि अतः सभी छात्रों से समय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु तो इस परीक्षा में इंटरनेट एवं पावर बैंक की सुदृढ़ता रखने की सलाह दी जाती है। छात्र छात्रा को नियत समय पर अपना पेपर सबमिट करना होगा, यानी कि बताया गया है कि आपको इंटरनेट की व्यवस्था पूरी करनी पड़ेगी और साथ में आपको पावर बैंक यानी कि बैटरी की भी व्यवस्था पूरी करनी पड़ेगी। बाई चांस बैटरी डिस्चार्ज होगा या फिर आपका जो PC है, आपका जो भी फ़ोन है या फिर जो कोई लैपटॉप है, अगर कोई दिक्कत कर रहा है तो उसके आप जिम्मेदार होंगे और आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप वो सारी व्यवस्था करें, ठीक। तो ये तो हमारा होगा गाइडलाइन नंबर 10। नेक्स्ट गाइडलाइन क्या दिया गया है, गाइडलाइन नंबर 11 दिया गया है।
ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले आपको लॉगिन करना होगा, यानी कि लॉगिन करने का जो टाइम होगा, जैसे मान लो हमारा 11 बजे शुरू है तो 10:30 बजे आपको लॉगिन करके बैठ जाना है। 10:30 जैसे आप ऑफलाइन पेपर देने जाते हो तो 1-1.5 घंटा पहले एंट्री मिल जाती है, फिर जो रिपोर्टिंग टाइम 1-1.5 घंटा पहले दिया जाता है, वही हाल यहाँ पे भी है। आपको 30 मिनट पहले आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन कहाँ करना आगे आपको बताया गया है। और उसके बाद गाइडलाइन नंबर 12 में क्या दिया, गाइडलाइन नंबर 12 में दिया गया है, अंतिम वर्ष के छात्र छात्रों हेतु ऑनलाइन के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वयं सबमिट हो जाएगा। यानी कि अगर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के उनका जो टाइम ड्यूरेशन वो 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। तो टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर तुम 1.5 घंटे बाद 15 मिनट सबमिट नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। ठीक, आपका पेपर कैंसिल नहीं होगा कि अगर सबमिट नहीं किया तो पेपर कैंसिल हो जाए। पेपर कैंसिल नहीं होगा, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक, अगर मान लो कि आप पेपर दे दिए, कोई दिक्कत आ गई कि आपका पेपर पूरा होगा, टाइम भी होगा पूरा, और आप पेपर सबमिट नहीं कर पाए तो 15 मिनट बाद आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ये 12 नंबर प्रोटोकॉल में बताया गया है। और उसके बाद जो 4th सेमेस्टर या फिर जो 2nd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनमें क्या होगा, 1 घंटे का तो पेपर होगा, जस्ट उसी के 1 घंटे 15 मिनट के बाद उनका भी पेपर सबमिट हो जाएगा। लेकिन ये कहा भी गया है जो 15 मिनट आगे आपको दिए जाएंगे वो 15 मिनट आपको कोई क्वेश्चन करने के लिए नहीं दिए जाएंगे कि आप उसमें कोई उत्तर दे सकें। आपको बस 15 मिनट वो ड्यूरेशन दिया जाएगा कि देखो अचानक क्या होता है कि सभी लोग एक साथ सबमिट करेंगे, हो सकता है उसमें साइट हैक हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस समय सभी लोग लगभग एक टाइम में ही सबमिट करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पे 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि 15 मिनट में आप आराम से सबमिट कीजिए। अगर नहीं करें तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगी। तो इससे निश्चिंत रहें कि हमारा पेपर नहीं सबमिट हुआ तो हमारा बैक आ जाएगी या फिर हमारा पेपर नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। प्रोटोकॉल नंबर 12 में दिया गया है। 15 मिनट आपको दिए जाएंगे आफ्टर पेपर, यानी कि 1 घंटा तो आपका पेपर है या फिर 1.5 घंटा आपको पेपर है, उसके बाद 15 मिनट आप ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट कर लें तो अच्छी बात, नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, उससे निश्चिंत रहें आप। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, नेक्स्ट प्रोटोकॉल दिया, प्रोटोकॉल नंबर 13। प्रोटोकॉल 13 क्या दिया, ऑनलाइन परीक्षा है सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको यूआईस पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल, मोबाइल नंबर या यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर आप छात्र छात्राओं निम्न विवरण देना होगा। यानी कि जो आपका जो यूजर आईडी मिलेगी वो यूआईस पोर्टल पर मिलेगा, वहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। कब कराया जाएगा अभी आगे इसमें दिया गया है। जो प्रोटोकॉल नंबर 13 ये दिया गया, इसका जो आप पहला दिया गया प्रोटोकॉल क्या दिया गया है, सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक किया जाएगा। यानी कि जब वो फोटो लिया जाएगा 4 से 5 बार लिया जाएगा, और इसलिए लिया है कि अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जा सके तथा उसका वेरिफिकेशन कॉलेज से भी कराया जा सके, यानी संस्था से भी उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, और जो भी उसका वेरिफिकेशन कराना पूरा वेरिफिकेशन करवा के आपको लॉगिन करने के लिए परमिशन देगा। ठीक, दूसरा प्रोटोकॉल क्या दिया है, खा नंबर प्रोटोकॉल दिया गया, छात्र छात्रों को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी सत्यापित करना होगा। यानी कि जो मोबाइल नंबर या फिर जो ईमेल आईडी आप संस्था में दिए हैं उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे से आप लॉगिन करवा रहे हैं, ये भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन गा नंबर दिया गया है, छात्र छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, अगर बाई चांस एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि है तो वहीं पे कोई स्पेस दिया जाएगा जहाँ पे उसे अवगत करवा सकते हैं। ठीक, और घ नंबर क्या दिया, इस प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्राओं को मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। यानी कि इसी जो मॉक टेस्ट भी होगा आपका, अब पता नहीं कब होगा, अभी उसका कोई डेट नहीं आया है, लेकिन जो मॉक टेस्ट होगा उसका भी इसी प्रक्रिया पे होगा। यानी कि आपको उसमें लॉगिन करना है, आपको फोटो वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, नंबर वेरिफिकेशन, वो सारा तुम्हारा मॉक टेस्ट में भी होगा। इसलिए मॉक टेस्ट करवाया जाए कि आप उस पर एक बार हैबिट हो जाए, आप थोड़ा हैप्चुअल हो जाएं उसके साथ कि हमें ये करना कैसे। ठीक, तो गा नंबर यही कह रहा है कि उसका आप घा नंबर जो दिया गया है उसका यही क्या मतलब है कि आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक, फिर क्या दिया, अंगा में क्या दिया गया है, समस्त छात्र छात्रों को अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा। यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर हमेशा ऑन रखें, अगर कोई अपडेट जाता है या फिर कोई मैसेज या कोई नोटिफिकेशन जाती है तो आप तुरंत एक्टिव हो जाएं। साथ ही में आपको अपना ईमेल आईडी भी अपने मोबाइल या फिर जहाँ पे आप रहें जिससे आप यूज़ कर रहे हैं उसमें लॉगिन रहनी चाहिए और एक्टिव रहनी चाहिए। आप ऐसा नहीं लॉगिन करके किसी दूसरे ईमेल को एक्टिव कर दें, उसको छोड़ दिए ऐसे, तो दोनों को एक्टिव रहना चाहिए। ठीक, और नीचे दिया गया है कुछ गाइडलाइन, वो भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये जो प्रोटोकॉल नीचे दिया गया है, क्या दिया है, सेमेस्टर सिस्टम केवल अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर वालों के लिए जो दी जाएगी यूजर आईडी पर लॉगिन करने के लिए, वो तारीख होगी 12 से लेकर 15 तारीख का, और जो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं अंतिम वर्ष के ही तो उनके लिए 17 से लेकर 20 तारीख तक दिया जाएगा, और जो द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका हमारा 21 से लेकर 26 तारीख तक के यूराइज पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन तथा यूजर आईडी प्राप्त करने का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि उनका सबसे लास्ट में पेपर लगभग सितंबर में शुरू है, तो उस हिसाब से इनका टाइम भी दिया जाएगा, 21 से लेकर 26 तारीख तक दिया जाएगा। तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं इनकी जो रजिस्ट्रेशन की तारीख होगी वो 12 से लेकर 15 तारीख तक होगी। ठीक, तो आप ये ध्यान रखें, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे।
एक प्रोटोकॉल ये भी दिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, इसमें कहा गया है कि सॉफ्टवेयर में पंजीकृत छात्र छात्रा ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, अतः उपरोक्त श्रेणी के आंकड़े का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि जो लोग नहीं आएंगे, मतलब जो लोग उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे, उसके लिए कोई दूसरी गाइडलाइन सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन अभी उसका कोई विवेचना नहीं किया गया है। तो जब 12 से लेकर 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन जरूर करना, नहीं आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्या दिया गया, 15 नंबर गाइडलाइन दी गई। 15 नंबर दी गई, क्या लिखा गया है, ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम विलंब हो सकता है। अंतिम वर्ष के छात्र छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर तथा सेकेंड ईयर स्टूडेंट को शुरू करने में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो आप लोग परीक्षा जरूर दीजिए। परीक्षा में अगर कोई एब्सेंट हो रहा है तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या दिया, 16 नंबर प्रोटोकॉल दिया गया। 16 में क्या कहा गया है, किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। यानी कि एक कस्टमर केयर नंबर भी दिया जाएगा आपको, जिससे संपर्क करके आप अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का संपर्क सूत्र परीक्षा हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी जो आपको कस्टमर केयर नंबर या जो हेल्प डेस्क नंबर, हेल्पलाइन नंबर जो आपको दी जाएगी, वो उसी टाइम सॉफ्टवेयर पर ही प्रोवाइड करवा दिया है कि आप किससे संपर्क कर लें। ठीक, ध्यान दें कि आप संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रोक्टर्स द्वारा निगरानी में रखी जाएगी। यानी कि आपका निगरानी रहेगी प्रोक्टर्स द्वारा। यानी कि जो गाइडलाइन दी गई हैं, इस गाइडलाइन में अगर कोई दिक्कत कर रहे हो आप लोग या फिर कोई बाधित हो रहा है तो उसकी जो जानकारी होगी वो प्रोक्टर्स द्वारा परिषद को सूचित किया जाएगा। ठीक, जिससे आप पर परिवारिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश UFM के नियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो आप लोग इन गाइडलाइन को पालन कीजिएगा तथा इसके द्वारा अगर कोई भी आप पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि साफ सबका है कि अगर आप इन नियम का पालन नहीं करें तो आपके UFM के द्वारा कोई भी कार्रवाई की जाती है, यानी उत्तर प्रदेश लखनऊ परिषद के द्वारा। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, अगर आपको कोई परेशानी तो आप प्रॉक्टर अधिकारी से लिखित में चैट भी कर सकते हैं उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमारी ये सोल्यूशन कीजिए। और लास्ट में क्या दिया, और लास्ट में यही दिया गया कि इस नोटिफिकेशन को अपने जो स्टूडेंट है, जो छात्र छात्राएँ अपने आपकी संस्था में पढ़ रहे हैं, उनको अवगत कराइए तथा इसके बारे में आप चर्चित कीजिए कि ये ऐसे ऐसे तुम्हें गाइडलाइन फॉलो करना है। तो ये थे गाइडलाइन, आपको इनको फॉलो करना है। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन भी हैं, कुछ लोगों के डाउट थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। ये सुनील कुमार सोनकर जो सचिव हैं उनके द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो आई होप आपको ये सब डाउट जो हुए होंगे अभी तक, एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या करना होगा, कैसे क्या होगा, वो सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको PDF और विस्तार से पढ़ना है, हम थोड़ा इसको ओवरव्यू में बता दिए हैं, तो अगर आप थोड़ा इसको और डिटेल से पढ़ना तो टेलीग्राम पे आइए। टेलीग्राम पे हम इसका PDF अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पे आप पूरा डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो रेगुलर सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोल एंड एम्बेडेड सिस्टम, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन तथा माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग की MCQ करवाए जा रहे हैं। वहाँ पर आके आप सारे MCQ कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ उसमें डिस्कस किए गए हैं। साथ में जो इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंट्रोल सिस्टम के भी MCQ उस पर करवाए जा रहे हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छी जानकारी मिलेंगी। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।